गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 70वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म पढ़ ली थी, फिर फिजियोलॉजी पढ़ ली। अब देखिए हम जो इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने इसमें देखिए क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने गैसों का विनिमय, दूसरा पढ़ा ऑक्सीजन का परिवहन। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अगला टॉपिक क्या है? रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तीसरा टॉपिक है इसका रुधिर द्वारा CO2 का परिवहन। ओके, देखिए कोशिकाओं में भोजन के दहन, भोजन का जब ऑक्सीडेशन होता है, भोजन के दहन के फलस्वरूप ग्लूकोज के अणु पर ऑक्सीजन का अणु जब क्रिया करता है श्वसन की क्रिया में, तो इसके फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकाली जाती है। तो वो ब्लड के द्वारा वो कैसे बाहर निकाली जाती है? देखिए कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होता है, लगभग 46 mmHg के इक्विवेलेंट। तो और धमनियों के अंदर क्या होता है कि इसका आंशिक दाब कम होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर इसका ये ट्रांसफर हो जाएगी, और ट्रांसफर होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेके आएगा। हमने आपको गैसों के विनिमय में बताया था, देखिए इस तरीके का जो डायग्राम बताया था, एल्वियोली। ओके, ये सेल है, इधर देखिए ये एल्वियोली है, बताई थी। यहां से देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें से ऑक्सीजन तो इधर आ जाती है, और यहां जो CO2 बन गई वो 46 mmHg के बराबर उसका आंशिक दाब होता है, यहां पर 40 होता है। तो ये यहां से इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से हार्ट में जाएगा। कहां जाएगा? हार्ट। और हार्ट से फिर ये कहां चला जाएगा? एल्वियोली में चला जाएगा। इधर से होता हुआ कहां चला गया? ये एल्वियोली में। एल्वियोली में आंशिक दाब जो है CO2 का कम होता है, इस कारण से CO2 यहाँ आ जाती है, और यहाँ से आंशिक दाब बाहर 0.3 होता है, तो CO2 क्या हो जाती है? बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस है CO2 के बाहर निकालने की, ठीक है। और CO2 जो है, CO2 ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना ज्यादा घुलनशील होती है। CO2 ऑक्सीजन की तुलना में कितने गुना ज्यादा? 20 गुना ज्यादा घुलनशील होती है। तो देखिए सबसे पहले कोशिकाओं से रुधिर में परिवहन, रुधिर में विनिमय सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि द्वारा होता है, सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। देखिए सेल में CO2 का आंशिक दाब अधिक होता है, आंशिक दाब अधिक होता है
जिस कारण ये रुधिर में विसरित हो जाती है, रुधिर में विसरित हो जाती है। रुधिर से हार्ट से होती हुई हार्ट से कुंपिकाओं में और कुंपिकाओं से बाहर वातावरण में उत्सर्जित कर दी जाती है। ओके, इसके बाद देखिए CO2 जो है, CO2 की घुलनशीलता O2 की तुलना में 20 गुना अधिक है, 20 गुना अधिक है। O2 की तुलना में 20 गुना अधिक है। ओके, इसके बाद देखिए इस कारण से रुधिर द्वारा इसका परिवहन आसानी से हो सकता है। इस कारण रुधिर द्वारा परिवहन आसान होता है। इस कारण रुधिर द्वारा परिवहन आसान हो जाता है और मनुष्य में 100 मिली रुधिर द्वारा मनुष्य में 100 मिली रुधिर द्वारा 4 मिली CO2 फेफड़ों तक लाई जाती है। मनुष्य में क्या है, 100 मिली रुधिर द्वारा 4 मिली CO2 फेफड़ों तक लाई जाती है। इसके बाद देखिए संपूर्ण रुधिर की मात्रा मनुष्य में लगभग 5 लीटर रुधिर पाया जाता है। तो इसके द्वारा इस कारण से 200 मिली CO2 प्रति मिनट की दर से स्थानांतरित होती है। कितनी? 200 मिली CO2 प्रति मिनट के हिसाब से स्थानांतरित, क्योंकि 5 लीटर ब्लड पाया जाता है मनुष्य में। ओके, और इसके बाद ये फुफ्फुस में पहुंचती है, फुफ्फुस से एल्वियोली में, और एल्वियोली के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। रुधिर के द्वारा CO2 के परिवहन में देखिए कोशिकाओं से रुधिर में विनिमय सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। सेल में CO2 का आंशिक दाब अधिक होता है, जिस कारण से ये रुधिर में विसरित हो जाती है। रुधिर से हार्ट में, हार्ट से कुंपिकाओं में, और कुंपिकाओं से बाहर वातावरण में। और CO2 की जो घुलनशीलता है वो CO2 की तुलना ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना अधिक होती है, जिस कारण से इसका रुधिर में परिवहन क्या है, आसान है। और ये 100 मिली रुधिर द्वारा 4 मिली CO2 का स्थानांतरण होता है, और मनुष्य में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जिस कारण से ये 5 लीटर ब्लड जो है ये प्रति मिनट के हिसाब से अगर CO2 का स्थानांतरित करे तो 200 मिली CO2 प्रति मिनट के हिसाब से स्थानांतरित होती है। इसके बाद में है रुधिर द्वारा CO2 के परिवहन में देखिए सबसे पहला टाइप है भौतिक विलयन के रूप में। भौतिक विलयन के रूप में CO2 का परिवहन।
देखिए सबसे पहले देखिए भौतिक विलयन के रूप में CO2 का परिवहन जो है वो 10% होता है। कुल CO2 के परिवहन का, कुल CO2 के परिवहन का 10% भौतिक विलयन के रूप में इसका परिवहन होता है। इसमें क्या क्रिया होती है देखिए कि CO2 प्लाज्मा में उपस्थित H2O से क्रिया करता है। और क्या क्रिया करता है? CO2 प्लस H2O कार्बोनिक अम्ल बनेगा। इसमें क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है मतलब H2CO3। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ये कार्बोनिक अम्ल क्या करता है? कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता में वृद्धि होती है तो इसका विघटन होकर हाइड्रोजन आयन एवं बाइकार्बोनेट आयन में बदल देता है। इसका विघटन होता है, इसका क्या होता है? विघटन। तो क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3 माइनस आयन, कार्बोनिक आयन, बाइकार्बोनेट। क्या है ये? बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ओके, अब देखिए कि यदि हमारे रुधिर में CO2 का परिवहन, यदि हमारे रुधिर में CO2 का परिवहन कंप्लीटली यदि भौतिक विलयन के रूप में होता तो ध्यान दीजिए, देखो CO2 प्लस H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बन रहा है और इससे हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं और HCO3 माइनस बन रहा है। तो क्या होता, मैं यहां बता रहा हूं आपको, यदि संपूर्ण CO2 का परिवहन भौतिक विलयन के रूप में होता तो ब्लड का pH 7.4 से घटकर 4.5 हो जाता। ओके, अर्थात अधिक अम्लीय सांद्र स्थिति हमारे लिए घातक है। 4.5 हो जाता, जो हमारे लिए घातक है, जो हमारे लिए घातक है, जो हमारे लिए घातक है। इस कारण 10% CO2 ही, इस कारण 10% CO2 ही भौतिक विलयन के रूप में परिवहन होती है। परिवहन होती है। ओके, देखिए भौतिक विलयन के रूप में CO2 का परिवहन हम पढ़ रहे हैं, कुल CO2 के परिवहन का 10%। नेक्स्ट, CO2 प्लाज्मा में उपस्थित H2O से क्रिया करता है। CO2 प्लस H2O क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कार्बोनिक अम्ल का विघटन होता है, हाइड्रोजन आयन और HCO
3 माइनस आयन बनते हैं। इसके कारण ये क्या करते हैं कि ये हीमोग्लोबिन के Hb के साथ क्रिया करके जल का पीएच जो है, सॉरी हीमोग्लोबिन के Hb से नहीं, ब्लड का पीएच जो है वो क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे, 7.4 से घटाकर 4.5 कर देंगे। अगर 10% से ज्यादा भौतिक विलयन के रूप में परिवहन होता है तो इसका विघटन अधिक होगा, इस कारण से जो हमारे लिए घातक है। इस कारण से टोटल 10% ही CO2 का परिवहन भौतिक विलयन के रूप में होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट के रूप में, नेक्स्ट रासायनिक यौगिकों के रूप में, रासायनिक यौगिकों के रूप में CO2 का परिवहन। रासायनिक यौगिकों के रूप में CO2 का परिवहन। तो देखिए रासायनिक यौगिकों के रूप में परिवहन में देखिए कि संपूर्ण CO2 का लगभग 10%, संपूर्ण CO2 का लगभग 10%। आपको बता दें कि ये जो आपकी यूनिवर्सिटी की कुछ पब्लिकेशंस की जो बुक हैं उनमें रासायनिक यौगिक और भौतिक विलयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो 10% टोटल का दे रखा है। लेकिन जो आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके अंदर जो भौतिक विलयन के रूप में 7% होता है टोटल का, और रासायनिक यौगिकों के रूप में होता है 23%। ओके, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज ना हो, आपको बता दें वहां पर 7% है एनसीईआरटी में और यहां पर 23% है। ओके, तो 23% टोटल का और उसमें 7% टोटल का। ओके, इसके बाद देखिए रासायनिक यौगिकों के रूप में परिवहन जब होता है तो इसमें क्या है कि प्लाज्मा एवं लाल रक्ताणुओं द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाई जाती है। किसके द्वारा? प्लाज्मा और आरबीसी के द्वारा। CO2 प्लाज्मा एंड आरबीसी द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाई जाती है। क्या है? 70% का जो, एक सेकेंड भाई, यह भाग कार्बन एमिनो अम्ल के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। सॉरी, यहां पर यह भाग कार्बन जो है एमिनो एसिड के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। मीन्स कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 का परिवहन होता है। CO2 का परिवहन होता है। ओके, इसके बाद देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ यह कैसे बनता है कि रुधिर के अंदर ये किस प्रकार से बनता है? रुधिर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के एमिनो एसिड के साथ CO2 क्रिया कर लेता है। कैसे? CO2 प्लस हीमोग्लोबिन जो है उसके HbNH2
एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ क्रिया कर लेगा तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा, HB बन गया। इसके बाद NHCOOH कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस प्रकार कुल CO2 प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के साथ संयुग्मित हो जाती है। इस प्रकार कुल CO2 प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के साथ संयुग्मित हो जाती है और 100 मिली रुधिर के द्वारा लगभग 1 मिली CO2, 100 मिली रुधिर के द्वारा लगभग 1 मिली, 100 मिली रुधिर द्वारा लगभग 1 मिली CO2 रासायनिक विलयन के रूप में, रासायनिक यौगिकों के रूप में ले जाई जाती है। 1 मिली CO2 का परिवहन रासायनिक यौगिकों के रूप में, रासायनिक यौगिकों के रूप में होता है। ओके, रासायनिक यौगिकों के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने आपको जो बताया है कि भौतिक विलयन के रूप में 7% ज्यादा ऑथेंटिक है, यहां ये 23% है, ये ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है। इसके बाद देखिए, रासायनिक यौगिकों के रूप में हमने पढ़ा कि कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 का परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप के साथ क्रिया करता है और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और 100 मिली रुधिर द्वारा लगभग 1 मिली CO2 का परिवहन रासायनिक यौगिकों के रूप में होता है। ये था रासायनिक यौगिकों के रूप में CO2 का परिवहन। और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन, जो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, हमारा वो इसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, अतः उसके लिए हम नेक्स्ट नया वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।